चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टडी बाय बीरेन सर। जैसा कि बीएड प्रथम सेमेस्टर जो इस बार सीबीसीएस प्रणाली अपनाई गई है, उसके आधार पर जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा बीएड प्रथम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से संबंधित जो सेकेंड पेपर होगा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर स्टडी बाय बीरेन सर द्वारा। दर्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है? दृश्य धातु से। तीसरा प्रश्न, फिलॉसफी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो फिलॉसफी शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है, यह यूनानी भाषा के दो शब्दों फिलास और सोफिया से बना है, जिनका क्रमशः अर्थ है प्रेम और ज्ञान। यदि इस प्रकार देखा जाए तो फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान से प्रेम। अर्थात अब यहाँ हम इस पे समीक्षा करें तो जो आपका सेकंड पेपर ज्ञान और पाठ्यक्रम होगा, उसमें दर्शन और शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 6 डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे, जिनमें से 3 करना होगा। अगर इसमें चेंज होता है तो आप पेपर पर मिलने के बाद उसे देख सकते हैं। तो इस तरह आप इन प्रश्नों को तैयार करें और जिससे कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। चौथा प्रश्न है, दर्शन ऐसा विषय है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा अरस्तू की है। पांचवा प्रश्न है, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, किसने कहा? तो पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, यह परिभाषा प्लेटो ने दिया है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा काम्टे की है। प्रश्न संख्या 7 है, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे, उन्होंने दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव जो प्रश्न आएंगे, उससे आपके अर्थ उद्देश्य इस तरह के प्रश्न आएंगे, आप उसे तैयार करिएगा। और जो 40 प्रश्न आने की संभावना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वह इसी प्रकार होंगे। आप लोग इसे दोहराते रहें, तैयार कर लें। निश्चित तौर से आप अच्छे अंकों से बीएड करके शिक्षक बनेंगे। अगला 8वां प्रश्न है, दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा और तीसरा मूल्य मीमांसा। प्रश्न संख्या 9 है, तत्व मीमांसा का संप्रत्यय क्या है? तो तत्व मीमांसा का जो संप्रत्यय है, वह है मनुष्य, जगत, ईश्वर और परलोक से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व व ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व तथा जगत के स्वरूप, जगत का आदि और अंत इत्यादि से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात दर्शन के अध्ययन क्षेत्र का जो 3 प्रमुख भाग है, उसमें से तत्व मीमांसा इस संसार में मनुष्य, जगत, ईश्वर और परलोक से संबंधित है, जिसमें यह पता किया जाता है
कि ईश्वरीय सत्ता क्या है, जीव और आत्मा का अस्तित्व किस प्रकार है, जगत का स्वरूप क्या है और जगत का आदि और अंत किस प्रकार से है। इस प्रश्नों का उत्तर तत्व मीमांसा के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। तो आप इसे तैयार करें और यह देखें कि प्रश्न जैसा हो उस प्रकार अपने स्वर में आप चयन करें। अगला प्रश्न संख्या 10 है, ज्ञान मीमांसा का संप्रत्यय क्या है। तो ज्ञान मीमांसा का संप्रत्यय है, यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान के विषय में बताती है, विशेषतया ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में, उसकी सीमाओं के विषय में, ज्ञाता का ज्ञान के साथ संबंध, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण के साथ बताती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मूल्य मीमांसा का संप्रत्यय क्या है। तो मूल्य मीमांसा का संप्रत्यय है, क्या करना अच्छा है, किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करना सर्वोत्तम है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या काम करना वांछनीय है आदि प्रश्नों के उत्तर देना ही मूल्य मीमांसा है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा को किसकी संज्ञा दी गई है। तो प्राचीन भारत में शिक्षा को मनुष्य के तीसरे नेत्र की संज्ञा दी गई है। प्राचीन भारत में शिक्षा का पर्यायवाची के रूप में विद्या को भी स्थान दिया गया है और कहा गया है सा विद्या या विमुक्ते, यानी जो शिक्षा है वही मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो इस प्रकार प्राचीन भारत में शिक्षा को मनुष्य के तीसरे नेत्र और मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया गया है। 13वां प्रश्न है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से निकला है। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षा के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है। तो शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों से इस प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग इन प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 15 है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुआ है और एजुकेटम शब्द भी लैटिन के दो शब्दों ई और डूको से मिलकर बना है, जिनका क्रमशः अर्थ होता है अंदर से, यानी ई का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है बाहर की ओर अग्रसर करना। यदि हम विचार करें तो शाब्दिक दृष्टि से एजुकेशन शब्द का अर्थ यानी शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। प्रश्न संख्या 16 है, व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ है। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 17 है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ है। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ विद्यालय में प्राप्त शिक्षा से लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है। यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा अरस्तू की है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रश्न आपसे ऐसे घुमा के पूछा जाएगा और आपको तैयार रखना है अपने आप को कि व्यापक अर्थ में यानी बड़े बात में तो शिक्षा तो जीवन के अंतिम
समय तक व्यक्ति सीखता रहता है और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में स्वस्थ शरीर मस्तिष्क का विकास शिक्षा या अस्तु की है। और अगला प्रश्न 19 है, किसने शिक्षा को शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया माना है? तो प्लेटो ने। प्रश्न संख्या 20 है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों के स्वाभाविक सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा पेस्टोलॉजी महोदय ने दी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आज तक जितनी परीक्षाएं शिक्षा से संबंधित हुई हैं, यह परिभाषा जरूर पूछी गई है, तो आप लोग इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों के स्वाभाविक सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा पेस्टोलॉजी महोदय ने दी है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। आप इन दोनों प्रश्नों को देख लीजिए। अगला प्रश्न जो आपके समक्ष प्रस्तुत है, प्रश्न संख्या 21, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर मन और आत्मा में अंतर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है। प्रश्न संख्या 22 है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित देवत्व की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा हमारे युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की है। इस प्रकार आप देख रहे हैं परिभाषाओं में आपकी पॉइंट जहां पर मनुष्य के शरीर मन और आत्मा की बात आए तो महात्मा गांधी की, और मनुष्य में अंतर्निहित देवत्व की बात आए वहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आपको ट्रिक करना है। आप लोगों को सावधानी बरतनी है। आपकी तैयारी परफेक्ट होगी, समय कम है, आप इसे तैयार करते रहें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा? जॉन एडम्स ने। प्रश्न संख्या 24 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा? तो जॉन डीवी ने। और अगला प्रश्न संख्या 25 है, शिक्षा मनुष्य का संपूर्ण मानव का विकास है, अर्थात शिक्षा संपूर्ण मानव का विकास है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा कमेनियस महोदय की है। आप इन प्रश्नों को तैयार करें, निश्चित तौर से आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। अगला प्रश्न संख्या 26 है, जो कि डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगा। शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा वह सकारात्मक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य मानव में अंतस्थ प्राकृतिक प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं को विकसित कर शिक्षार्थी के व्यवहार का सुपरिमार्जन कर उसके व्यक्तित्व का सम्यक विकास कर उसे एक सुयोग्य कर्तव्यपरायण तथा कर्मठ सामाजिक प्राणी बनाना है। अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव प्रश्न में आएगा तो आप शिक्षा के भारतीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृत के शिक्ष धातु से लेकर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में एजुकेटम से लेकर ई और डूको के अर्थ को बताते हुए अंत में अपने को शिक्षा के जो यह अर्थ है उसे लिखते हुए अपनी बातों को आप समझाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसने कहा? तो यह रास महोदय ने कहा है। प्रश्न संख्या 28 है, दर्शन शिक्षा का पथ प्रदर्शक है। किसने कहा? तो यह परिभाषा बटलर महोदय ने दिया है। और प्रश्न संख्या 29 है, किसने शिक्षा को
दर्शन का गत्यात्मक पहलू माना है, तो एडम्स महोदय ने, अर्थात आपको यह देखना है अगर दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है तो रास महोदय। दर्शन शिक्षा का प्रशंसक है, दर्शन का गत्यात्मक पहलू है तो एडम्स महोदय। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, आदर्शवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। और आइए यहाँ प्रश्न संख्या 31 पूछा गया है, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला, आध्यात्मिक जगत को महत्व। दूसरा, मानव अस्तित्व में विश्वास। और तीसरा, आत्मानुभूति। और चौथा, शाश्वत मूल्यों की अनुभूति। यानी आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत में विश्वास रखने वाली दार्शनिक विचारधारा है। अगला प्रश्न संख्या 32 है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। यह किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा DM दत्ता महोदय की है। प्रश्न संख्या 33 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के जो अर्थ हैं आपके समक्ष हैं। शिक्षा सद्गुणों की वृद्धि है। शिक्षा स्वस्थ होकर आदर्श समाज के लिए तैयारी है। तीसरा, शिक्षा सच्च चरित्रता, पूर्णता तथा सत्यता देने वाली है। और चौथा, शिक्षा आत्मबोध है। अर्थात जो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ है वह मैं इन 4 बिंदुओं के माध्यम से आपके बताया हूँ। आप लोग इन्हें तैयार कर लें। जो पहला था, शिक्षा सद्गुणों की वृद्धि है। दूसरा, शिक्षा स्वस्थ होकर आदर्श समाज के लिए तैयारी है। तीसरा, शिक्षा सच्चरित्रता, पूर्णता तथा सत्यता देने वाली है। और चौथा, शिक्षा आत्मबोध है। आप इन्हें तैयार करें। इन प्रश्नों से समय कम है, जितना समय मिला है उन्हीं के बीच में मैं प्रयास किया हूँ कि आप लोगों को जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं वहाँ से मैं प्रश्नों को ढूंढ कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न संख्या 34 के विषय में देखें। आपके समक्ष प्रश्न संख्या 34 है, शिक्षा दर्शन की क्या उपयोगिता है? तो शिक्षा दर्शन की जो उपयोगिताएं हैं आपके समक्ष हैं। पहला, पुराने एवं नवीन विचारों में समन्वय। दूसरा, शिक्षा के नवीन उद्देश्यों का निर्माण। तीसरा, शैक्षणिक समस्याओं का समाधान। और चौथा, जीवन दर्शन का विकास। और पांचवा, मानवीय गुणों का संपूर्ण विकास। इस प्रकार यदि देखा जाए तो शिक्षा दर्शन की उपयोगिता इतनी महत्वपूर्ण है कि पुराने और नवीन विचारों के मध्य सेतु का काम कर रहा है शिक्षा दर्शन, और जीवन के नवीन उद्देश्यों का निर्माण कर रहा है। शिक्षा के नवीन उद्देश्यों का निर्माण करना शिक्षा दर्शन की उपयोगिता अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करना भी शिक्षा दर्शन के महत्व और उपयोगिता को स्पष्ट करता है। शिक्षा दर्शन का विकास यानी कि जो जीवन दर्शन का विकास है वह शिक्षा दर्शन ही करता है। और मानवीय गुणों का संपूर्ण विकास यानी मानव समाज कैसा होना चाहिए, मानवीय गुण कैसे होना चाहिए, यह शिक्षा दर्शन की उपयोगिता अपने आप में ही स्पष्ट की जा सकती है। प्रश्न संख्या 35 है, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? तो यह आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थक प्लेटो से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36 है, किसने आदर्शवाद के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बौद्धिक विषय, नैतिक विषय
और सौंदर्यात्मक विषय को रखा है तो यह प्रसिद्ध दार्शनिक आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक प्लेटो से संबंधित है। प्रश्न संख्या 37 है, किस आदर्शवादी विचारक ने मानव के आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया है? तो यह आपके रास महोदय हैं। रास महोदय बहुत ही प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक हैं। इन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक विकास के मानव के आध्यात्मिक विकास पर अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो आप इन प्रश्नों को तैयार रखें, निश्चित तौर से आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। आइए अगले प्रश्न संख्या 38 को देखें। आदर्शवादी शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? तो आदर्शवादी शिक्षण विधियां, पहला प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा संवाद विधि और तीसरा तर्क विधि और चौथा व्याख्यान विधि और पांचवी पाठ्यपुस्तक विधि है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछे प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक सुकरात। संवाद विधि किसकी है? तो प्लेटो की। और तर्क विधि अरस्तु की। और यदि यह पूछे कि आगमन और निगमन विधि के जनक कौन हैं? तो अरस्तु हैं। तो इस प्रकार आप अपने डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पत्रों के लिए आपको तैयारी करना है। समय कम है, इन कम समयों में आपको बहुत अधिक तैयारी करनी है, लेकिन हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा, आप तैयार करें, आप अच्छे अंकों से पास होंगे। अगला प्रश्न संख्या 39 को देखा जाए। प्रश्न है, आदर्शवाद के अनेक रूप है, किंतु सबका सार यह है कि आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा रास महोदय ने दी है। प्रश्न संख्या 40 है, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा की है? तो सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा की है। आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा विश्व की सबसे प्राचीनतम विचारधारा है और यह विचारधारा सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा पर विश्वास करने वाली है। यानी कि इस विश्व में सत्य क्या है, शिवम यानी कि कल्याणकारी क्या है, और सुंदरम कि इस विश्व में सबसे मान्य क्या है कि अवधारणा आदर्शवाद की है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 41 है, देवत्व को समझने हेतु विद्यालय आवश्यक है। यह परिभाषा किसकी है? आप अगर यह पूछे कि देवत्व को समझने हेतु विद्यालय आवश्यक है, यह परिभाषा किस दार्शनिक विचारधारा की है? तो आदर्शवादी की है। और यह परिभाषा किसकी है? तो यह हार्न महोदय की है। प्रश्न संख्या 42 है, किस दार्शनिक विचारधारा की यह मान्यता है कि वास्तविक संसार ही सत्य है? यानी कि जो दिखाई दे रहा है अर्थात जो भौतिक जगत है वही सत्य है। यह परिभाषा प्रकृतिवाद की है, प्रकृतिवादी का है। इसलिए आप इसे तैयार करें कि जो वास्तविक संसार सत्य है प्रकृतिवाद की है। अगला प्रश्न 43 नंबर है, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। यह परिभाषा दी है। तो ब्राइस महोदय की परिभाषा है, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है, ब्राइस महोदय ने कहा है। प्रश्न संख्या 44 है, प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। नंबर 1,
प्रकृति ही वास्तविकता है, यानी जो दिखाई दे रहा है वही वास्तविक है। दूसरा है इसका, शरीर और मन में कोई अंतर नहीं होता। तीसरी, वैज्ञानिक ज्ञान पर बल देता है प्रकृतिवाद। चौथा इसका, मानव प्रकृति का ही अंग है, जो मानव है वो प्रकृति का अंग है, प्रकृतिवाद कहता है। पांचवी विशेषता है, मूल्य प्रकृति में ही निहित है, यदि जीवित नहीं होता मनुष्य तो क्या होता। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के कितने रूप हैं? तो प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं। पहला, पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद। दूसरा, जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद। तीसरा, यंत्रवादी प्रकृतिवाद। इस प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रकृतिवाद के कितने रूप हैं, तो 3 रूप हैं। अगर यह पूछा जाए कौन कौन से, तो पदार्थ विज्ञान का प्रकृति रूप, जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद और तीसरा यंत्रवादी प्रकृतिवाद। प्रश्न संख्या 46 है, निषेधात्मक शिक्षा के प्रवर्तक थे, तो निषेधात्मक शिक्षा के प्रवर्तक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी जिंग जैंक रूसो महोदय हैं। तो आप रूसो को प्रकृतिवाद से संबंध से स्थापित कर लीजिए। प्रकृतिवाद की बात आए तो रूसो का ख्याल आपको आना ही चाहिए। प्रश्न संख्या 47 है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। एमिल पुस्तक के लेखक जिंग जैंक रूसो महोदय हैं, जो कहे हैं मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है। प्रश्न संख्या 48 है, सोफिया किस पुस्तक का पात्र है? तो सोफिया रूसो के एमिल पुस्तक का स्त्री पात्र है। प्रश्न संख्या 49 है, प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो रूसो महोदय ने दिया। रूसो का शिक्षा से संबंधित अगर पुस्तक का नाम पूछे तो एमिल है। एमिल में 2 प्रमुख पात्र हैं, पुरुष पात्र एमिल है और स्त्री पात्र सोफिया है। तो आप रूसो को प्रकृतिवादी के रूप में याद करिएगा, क्योंकि एमिल जो पुस्तक है वह प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो की है। और रूसो ने कहा था, एक प्रश्न और है कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है जिसे हर शिक्षक को पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, शिक्षा के संबंध में प्रकृतिवादियों की क्या धारणाएं थी? तो जो धारणाएं थी आपके सम्मुख है। पहला, प्रकृति के अनुसार शिक्षा दीजिए। दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा। तीसरा, प्रकृति की ओर लौटो। और चौथा, पुस्तक ज्ञान का यानी पुस्तकी ज्ञान का विरोध। और 51, बालक को कभी दंड नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता न की शक्ति सबसे अच्छी चीज है, यह कथन है रूसो का। अर्थात आप यह समझिए कि जो रूसो था या प्रकृतिवादी थे, वह सर्वप्रथम ऐसे विचारधारा दार्शनिक विचारधारा के समर्थक थे जो बालक को केंद्रित में रख के शिक्षा देना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जो काम किया, प्रकृति के वह शिक्षक को नगण्य मानते थे और वह कहते थे कि प्रकृति जो दंड देगी तो प्रकृति कभी कभी कठोर दंड देती है। इस प्रकार प्रकृतिवादियों की जो थी आलोचना की गई। तो आप अन्य प्रश्नों को तैयार करिए और आगे बढ़िए। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।